जय हिंद टू ऑल द फ्यूचर टीचर्स। आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है कंप्लीट कोर्स ऑफ NIOS DLED समरी फॉर DSSB PRT 2023 एग्ज़ाम। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। लास्ट क्लास में मैंने वो आपको फ्लो चार्ट बताया था ना, इस तरह से एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न। तो हम अब एंशिएंट वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, अवर ओरिजिनल या रॉ जो हमारा था एजुकेशन सिस्टम, उसको देखेंगे आज। एंशिएंट एजुकेशन दो तरह से दी जाती थी। एक तो लोअर एजुकेशन थी, दूसरी एजुकेशन का नाम था हायर एजुकेशन। ये लोअर एजुकेशन और हायर एजुकेशन क्या है? लोअर एजुकेशन का मतलब था वो एजुकेशन जो घर पर, गांव में, ये जो विलेज थे या जो टेम्पल्स हुआ करते थे, उनमें बच्चों को बेसिक शुरुआती, जैसे नहीं हम घर में स्कूल भेजने से पहले हमारे घर वाले हमको थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, जैसे नंबर्स लिखना, लेटर्स बनाना, ये सिखाते हैं ना। तो इसी तरह से पहले क्या होता था, हायर एजुकेशन से पहले लोअर एजुकेशन होती थी, वो घर पे ही हो जाती थी, या विलेज में या टेम्पल में जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो बच्चों को ऐसी पाठशाला बना लेते थे, चौपाल पेड़ के नीचे या जो भी है, वो पढ़ाते थे। तो फिर ये लोअर एजुकेशन का पर्पस क्या था, क्यों दी जाती थी? ये इसलिए दी जाती थी ताकि आप बच्चा जो है डेली एक्टिविटीज कर पाए अपनी। डेली एक्टिविटीज कैसी? जैसे ट्रांजैक्शन करना है, या कोई सामान खरीदना है, या कैलकुलेशन करना है, जो बेसिक, जैसे हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो हमको इतना तो आना चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाना, वो सब कराया जाता था। इसमें डेली एक्टिविटीज कर पाए, इसलिए लोअर एजुकेशन में ये सिखाते थे। और क्या सिखाते थे लोअर एजुकेशन में? डेली एक्टिविटीज। उसके बाद इस यहाँ पर हम देखते हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे भी पहले हम देखते हैं कि वो अपना अर्निंग लाइवलीहुड, मतलब बच्चे को इतना तो पढ़ा दो, हायर एजुकेशन करे या ना करे, उसको इतना तो आना चाहिए कि वो कुछ कमा पाए, कुछ खा पाए, अपना घर चला पाए। इतना पहले बेसिक उसको सिखाया जाता था, और उसको कुछ समाज के रूल्स और रेगुलेशन सिखाए जाते थे, जिससे वो एक सोशली रेस्पॉन्सिबल इंसान बन सके। लोअर एजुकेशन में ये सिखाया जाता था। तो हम ये कह सकते हैं ये किस तरह की एजुकेशन थी। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये फॉर्मल एजुकेशन थी या इनफॉर्मल एजुकेशन थी? अब क्वेश्चन आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल का मतलब होता है जिसमें कोई रूल्स या रेगुलेशन या रिचुअल्स नहीं होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? जिसमें कुछ सर्टेन रूल्स हो, रेगुलेशन हो, रिचुअल्स हो। जैसे नहीं हम स्कूल जाते हैं तो हमारी फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है कि हमारी एक ड्रेस होती है, हमारा एक टाइम टेबल होता है, तो उसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। जब घर पे बच्चा सीख रहा होता है, मम्मी पापा सिखाते हैं तो ऐसे ही सिखा देते हैं, तो उसको इनफॉर्मल एजुकेशन बोल देते हैं। तो इसी तरह से अगर हम पूछें कि ये जो एजुकेशन थी वो किस तरह की थी, इनफॉर्मल एजुकेशन थी, या हम कह सकते हैं ये प्राइमरी एजुकेशन थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये प्राइमरी एजुकेशन एंशिएंट इंडिया में कैसी थी, फॉर्मल थी या इनफॉर्मल थी? कोई स्कूल्स वगैरह थे क्या? आपको यहाँ पर नजर आ रहा है स्कूल? नहीं, पहले प्राइमरी स्कूल्स नहीं थे। जिस तरह से आज प्राइमरी स्कूल्स हैं,
वैसे प्राइमरी स्कूल्स नहीं थे। वो काम कहाँ पर होता था? घर पर, गांव में, गांव में और टेम्पल्स में ये काम हो जाता था। बच्चे को इतना पढ़ा देते थे कि वो अपनी डेली की एक्टिविटीज कर पाए, कुछ अपना कमा पाए और सोशली एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बन पाए, इतना सिखा देते थे उसको। फिर हायर एजुकेशन के लिए उसको घर से दूर भेजा जाता था, गुरुकुल्स में। तो गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम में हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाता था। अब इसमें सिखाते क्या थे? गुरुकुल में क्या सिखाते थे? वेद की, जो वेद थे, 4 वेद थे। अब पूछा जाए नाम बताएं कि 4 वेद कौन से हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद थे। तो वेद की स्टडी करते थे बच्चे। माइथोलॉजी की, माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जिनका साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है लेकिन समाज में जो एक्सेप्ट की जाती हैं उनको माइथोलॉजी बोलते हैं। जैसे महाभारत, अब लोग साइंटिफिकली इसका प्रूफ मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं नहीं, लेकिन महाभारत, रामायण माइथोलॉजी के अंडर आते हैं। तो जिसका प्रूफ नहीं मिला लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट करता है, उसको माइथोलॉजी बोला जाता है। माइथोलॉजी के बारे में वर्शिप। अब जैसे ही आप ये पॉइंट पढ़ते हैं NIOS की बुक में, तो आपको ये समझ में आता है वर्शिप का मतलब रिलीजन। इसका मतलब यहां पर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में रिलीजन भी जुड़ा हुआ था। क्या आज की एजुकेशन सिस्टम जो हमारी है, जब हम स्कूल्स में जाते हैं, क्या उसमें रिलीजन को ऐड किया जाता है? आप पूछ के देखिए अपने आप से सवाल, क्या उसमें कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज, किस तरह से पूजा करनी है, ये सब आपको सिखाया जाता है? नहीं। हमारी आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो सेक्युलर है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास कई तरह के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग हैं, इसीलिए आज एजुकेशन सिस्टम कैसी है? सेक्युलर। पहले एजुकेशन सिस्टम कैसी थी? सेक्युलर। इससे क्या समझ में आता है? सेक्युलर नहीं थी। सेक्युलर का मतलब होता है हिंदी में धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष नहीं थी, धर्म इंक्लूड था, धर्म एजुकेशन का भाग होता था। अभी क्या हुआ है हमारी, यहां पर हम कह सकते हैं तो रिलीजन प्लस एजुकेशन थे, साथ साथ चलते थे ये। और क्या सिखाया जाता था? मैथ सिखाया जाता था, साइंस सिखाई जाती थी, आर्ट्स सिखाई जाती थी, बहुत सारी आर्ट्स, ठीक है, पॉलिटी, ठीक है, और वॉर्स के बारे में सिखाया जाता था, वॉर्स और फाइन आर्ट्स। कहने का मतलब इससे ये याद नहीं करना, लेकिन इससे हमें समझ में क्या आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि वेदों की स्टडी कर रहे हैं, मतलब अपने कल्चर की स्टडी इंक्लूड है। माइथोलॉजी का मतलब ऐसा नहीं है कि प्योरली साइंस भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्योरली साइंस बेस्ड चीज पढ़ रहे हैं, माइथोलॉजी भी है, ठीक है। वर्शिप इंक्लूड है, इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी भी इंक्लूड है। एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी इंक्लूड है, मतलब रिलीजन भी एजुकेशन का पार्ट है। तो रिलीजन से भी सीख रहे हैं, माइथोलॉजी से भी सीख रहे हैं, वेद से भी सीख रहे हैं, मैथ से सीख रहे हैं, लॉजिक भी होता था, लॉजिक की क्लास होती थी जिसको रीजनिंग बोलते हैं। तो रीजनिंग की क्लास अभी नहीं होती है, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब रीजनिंग सीखते हैं। ये पहले ही सिखा दिया जाता था जब हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था। तो लॉजिक, मैथ, साइंस, आर्ट्स, पॉलिटी, वॉर, फाइन आर्ट्स, वेद, माइथोलॉजी, वर्शिप, इस सब की एजुकेशन दी जाती थी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में। अब अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या था, क्यों दी जाती थी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, मतलब एंशिएंट टाइम में एजुकेशन पढ़ाया क्यों जाता था, बच्चे को क्यों पढ़ाया जाता है? ये तो समझ में आता है कि हाँ डेली एक्टिविटीज हो गई, अर्निंग लाइवलीहुड हो गया, सोशली रेस्पॉन्सिबल इंसान बन गए, फिर इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों करा रहे हो, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा इस लेक्चर के एंड में कि एजुकेशन का पर्पस क्या था, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में लोअर एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन थी, ठीक है। हायर एजुकेशन जो थी गुरुकुल में कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते थे, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन। अब आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए
कि एंशियंट टाइम में, जो प्राचीन काल था, उस टाइम पर एजुकेशन कैसी थी? फॉर्मल थी, इनफॉर्मल थी, दोनों थी, या थी नहीं, नन ऑफ दीज? तो आपका आंसर क्या होगा? इनफॉर्मल थी या फॉर्मल थी? दोनों थी। लोअर लेवल पे इनफॉर्मली हम पढ़ाते थे, हायर लेवल पे फॉर्मली पढ़ाते थे गुरुकुल के थ्रू। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम देखते हैं गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था? गुरुकुल हम सभी लोग जानते हैं, गुरुकुल क्या होते थे? ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते थे। रेजिडेंशियल का मतलब इसमें बच्चे रहते थे, जो गुरु और शिष्य, हम देखते हैं गुरु प्लस शिष्य एक साथ रहते थे। ये दोनों लोग एक साथ रहते थे और एजुकेशन मतलब बच्चों को सीखते थे, सीखना सिखाना एक साथ चलता था, वहां रहा जाता था। तो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते थे। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये इस तरह से ये गुरुकुल है। ठीक है, ये रहा वो गुरुकुल। तो गुरुकुल की यहां से 2 पॉइंट है, एक तो एंट्री, इधर से एंट्री होती है, और गुरुकुल में जब एजुकेशन पूरी हो जाएगी तब एग्जिट करोगे। तो गुरुकुल में जब एंट्री होती थी, तो क्या जब ये फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आ रहा है, ये फॉर्मल एजुकेशन है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कोई ऐसा रिचुअल होता था जो गुरुकुल जाने से पहले होता था? बच्चे को गुरुकुल भेजने से पहले ऐसा कौन सा रिचुअल था जो होता था? कोई रिचुअल होता भी था या नहीं होता था? उस रिचुअल का नाम है, यहां पर हम देखते हैं, यहां जगह नहीं है, यहां मैं लिख देता हूं, उपनयन संस्कार। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो एंट्री कैसे होती थी? एंट्री होती थी उपनयन संस्कार से। ये क्या है? उपनयन संस्कार क्या है? ये एक हिंदू रिचुअल है, हिंदू रिलीजन में एक रिचुअल है, आज भी है। इसका दूसरा नाम और भी है, बहुत सारे नाम है, जैसे जनेऊ संस्कार, इसको जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं, 16 में से ये 10वां संस्कार था, जिसको कराया जाता था कब? जब बच्चा गुरुकुल में एंट्री कर रहा है उससे पहले इसको कराया जाता था, इस उपनयन संस्कार को कराया जाता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उपनयन संस्कार कराया जाता था। इसका मतलब क्या होता है? उप और नयन का, उपनयन का मतलब होता है उप प्लस नयन, 2 से बना है। उप का अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है पानस, पानस का मतलब है पास, और नयन का मतलब है ले जाना, क्लोज, उसको पास ले जाना, इसका मतलब है ले जाना। मतलब बच्चे को गुरु के पास ले जाने का जो रिचुअल होता था उसको उपनयन संस्कार बोलते थे। बस, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं याद करना। इसका दूसरा नाम जनेऊ संस्कार है। ये 10/16 नोट्स में लिखा मिलेगा, तो इसको समझ लेना, ये 10वां संस्कार है 16 संस्कार में से। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो गुरुकुल एजुकेशन था उसमें लड़के और लड़कियां दोनों के लिए सिस्टम था या केवल लड़कों के लिए था? सोच के बताइए। ये एजुकेशन बॉयज के लिए था, गर्ल्स के लिए था, गुरुकुल, या बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए था? क्या होगा? केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, या दोनों के लिए? आपको क्या लगता है? तो इसका सही आंसर है कि गुरुकुल जो होते थे वो दोनों के लिए होते थे।
बॉय प्लस गर्ल। ये नोट्स में आप लिखा देखेंगे तो इसका मतलब है लड़के और लड़कियां दोनों के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। लड़कों के गुरुकुल अलग होते थे, लड़कियों के गुरुकुल अलग होते थे। इससे क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आया कि जेंडर इक्वलिटी थी एंशियंट टाइम में। ये तो अब है, ये तो पहले ही थी। एंशियंट टाइम में जेंडर इक्वलिटी है। ये आप देखिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों को एजुकेशन का राइट है। बॉयज और गर्ल्स दोनों को एजुकेशन का राइट है। ये जेंडर इक्वलिटी नहीं तो और क्या है? इससे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि ये अमीरों के लिए इसको गुरुकुल ये अमीरों के लिए थे या गरीब लोग भी इसमें, समाज के जो गरीब लोग होते थे वो भी पढ़ पाते थे, उनके बच्चे पढ़ पाते थे, या केवल अमीर लोगों के बच्चे पढ़ पाते थे? क्वेश्चन फिर से वही, अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, या दोनों के लिए? तो इसका आंसर है दोनों के लिए, बोथ। तो इसके लिए एक टर्म याद रखना, प्रिंस एंड पुअर लर्न टुगेदर। एक राजकुमार भी साथ में पढ़ रहा है और एक पुअर, एक निर्धन का बच्चा भी साथ में पढ़ रहा है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कृष्ण जी और उनके जो फ्रेंड थे, कृष्ण जी प्रिंस थे और उनके फ्रेंड कौन थे? सुदामा। वो गाना भी बना है, अरे द्वारपालो। तो कृष्ण और सुदामा जी एक साथ पढ़ रहे थे, मतलब प्रिंस एंड पुअर लर्न टुगेदर। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा था कि स्टेटस मायने नहीं रखता था एजुकेशन लेने में, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। आप अमीर घर से हैं तब भी आप गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं, आप गरीब घर से हैं तब भी आप गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई किसी भी तरह का आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। तो प्रिंस एंड पुअर लिव्स, मतलब प्रिंस एंड पुअर लर्न टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या गुरुकुल में फीस वीस लगती थी? जैसे आज हम स्कूल्स में जाते हैं तो अलग अलग स्कूल की अलग अलग फीस है। प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में फीस नहीं लगती है, लेकिन आप और किसी स्कूल में जाएंगे प्राइवेट स्कूल में तो उसमें फीस देनी पड़ती है। तो गुरुकुल में फीस लगती थी क्या? फिर से वही क्वेश्चन, लगती थी, नहीं लगती थी, कुछ लोगों के लिए लगती थी, कुछ लोगों के लिए नहीं लगती थी। क्या आंसर होगा इसका? तो आंसर है इसका फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन था। ऐसा नहीं था कि आप प्रिंस हैं तो आपसे ले लिया, आप पुअर हैं तो आपसे छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं था। फीस लेते ही नहीं थे। फीस लेना, ये जो बोलते हैं, ये जो फीस लेना है वो प्रोहिबिटेड था। प्रोहिबिटेड का मतलब एक तरह से क्राइम समझा जाता था। फीस ले ली तुमने, फीस ले ही नहीं सकते थे। गुरु शिष्य से फीस नहीं लेता था, ये एजुकेशन फ्री है। तो अगर इन तीनों पॉइंट को देखा जाए अभी कि जेंडर इक्वलिटी है, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की बात कौन करता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की बात करता है, जो पिछले हमने वीडियो में किया था? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा अमेंडमेंट था? 86। और एक्ट का नाम क्या था? आरटीई। ये आरटीई कहां से उठाया गया है? आरटीई 2009 कहां से उठाया गया है? यहां से उठाया गया, हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से उठाया गया। हम वापस जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारा ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम को तोड़ मरोड़ के ब्रिटिशर्स ने मेडिवल टाइम पीरियड में टूट गया था, हम उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। उसमें से जो जो अच्छी चीजें थी उसको हम ले रहे हैं। इसीलिए अभी भी एजुकेशन फ्री है। कहाँ? प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन फ्री मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती थी और ये कहा जाता था कि विद्या दान इज द बेस्ट दान। अगर आप किसी को दान दे रहे हैं किसी भी तरह का, तो पैसे का,
घर का, संपत्ति का दान, सब छोटे दान हैं। अगर आप किसी को विद्या दे रहे हैं दान में, उसके बदले अगर आप पैसे नहीं मांग रहे हैं, अगर आप फ्री में दान दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा दान होता था, बेस्ट दान। ठीक है, तो विद्या दान को बोला जाता था बेस्ट दान। ये ऐसे मैंने लिखा नहीं है, सेम टू सेम लाइन बुक में मिलेगी आपको। विच इज द बेस्ट दान? विद्या दान। नॉलेज को प्रोवाइड करना सबसे बेस्ट दान माना जाता था। ठीक है, आगे का पॉइंट है कि अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया कि दोनों के लिए था, ये भी समझ आ गया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, प्रिंस और पुअर दोनों साथ में पढ़ रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन था। तो एक सवाल समझ में आता है, जब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन था तो गुरुकुल में खाना वाना भी तो खाते होंगे हम लोग, जो गुरु थे वो भी खाते होंगे और शिष्य थे वो भी खाते थे। खाना कैसे खाते थे? खाने के लिए पैसा कहाँ से आता था, मटेरियल कहाँ से आता था? फीस तो चार्ज ही नहीं कर रहे, तो फिर खाना कहाँ से आता था, खाते कैसे थे? गुरुकुल का सिस्टम जो था, सीधी सी बात है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो हमेशा सही है। रोटी कपड़ा और मकान। तो गुरुकुल की रोटी कपड़ा मकान कहाँ से आ रही है? जब फीस ले नहीं रहे हैं, कहाँ से आ रही है? तो पहले रोटी की देखते हैं, रोटी की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? रोटी की व्यवस्था होती थी बैगिंग करके, हाथ से घर घर जाके शिष्यों को बैग करना पड़ता था, उसको भिक्षा बोलते थे। तो वो घर घर जाकर भिक्षा लेते थे, बोलते थे भिक्षान दे, ऐसे करके बोलते थे, तो भिक्षा लेते थे। अच्छा, ऐसा क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि रिसोर्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसलिए भीख मांग के लेके आओ, खाना खाओ। ऐसा इस वजह से ये बैगिंग का कॉन्सेप्ट था। बैगिंग का कॉन्सेप्ट किस लिए था? इसलिए कि फीस नहीं लेते थे। क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, फीस नहीं लेते थे इसलिए बैगिंग करते थे। आंसर यस और नो, सोच के बताइए दिमाग पे। नहीं, इसका आंसर ये नहीं था कि फीस नहीं ले रहे हैं इसलिए क्या कहते हैं आप जाइए और भीख मांग के लेके आइए, ऐसा नहीं होता था। वो इसलिए होता था कि मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं, वो इसलिए होता था कि आपके अंदर ये जो इसको बैगिंग के थ्रू बैग आल्म्स बोलते हैं। ठीक है, बैग आल्म्स का मतलब खाना पीना जो भिक्षा होती थी ना, उसको बोलते थे बैग आल्म्स। आल्म्स का मतलब मदद होती है। यहाँ पर फूड था, उसको बैग किया जाता था। इसको बोलते क्या था, इसका दूसरा नाम भी होता था, अब उसका नाम होता था मधुकरी। मधुकरी। तो कैसे खाते थे? मधुकरी करके। मधुकरी क्या होता था? भोजन लेके आओ अलग अलग घर से, तो इसको नाम को याद रखना है, मधुकरी। मधुकरी का मतलब खाना लेके आते थे अलग अलग घर से। क्यों की जाती थी मधुकरी? पर्पस क्या था? मैंने बोला कि पर्पस फीस नहीं था, फिर पर्पस था क्या? ये था कि और ये हमें ये भी पता है कि प्रिंस भी है, प्रिंस भी साथ में पढ़ रहा है, पुअर भी साथ में पढ़ रहा है। ठीक है, पुअर को तो लेके आ जाएगा वो, उसके अंदर मानते हैं कि हाँ वो निर्धन है। ये प्रिंस को भी कर रहे हैं, तो सेम ट्रीटमेंट, तुम भी जाओ मांग के लाओ, तुम भी जाओ ये मांग के लाओ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता था ताकि आपके अंदर एरोगेंस ना आ जाए कहीं। एरोगेंस, या हम ऐसे भी बोल सकते थे, ये कुछ करेक्टर को डेवलप करना चाहते थे। ये केवल सिखाते नहीं थे कि आर्ट सिखा दी, साइंस सिखा दी, ये अंदर इंटरनल प्रोसेस में चेंज करना चाहते थे, माइंडसेट में चेंज करना चाहते थे। ये सोसाइटी के प्रति बच्चे को, ये जो शिष्य है उसको सोसाइटी के प्रति हम्बल बनाना चाहते थे। हम्बल क्या होता है? हम्बल का मतलब कि वो ये ना समझे अपने आप को कि मैं बहुत कुछ हूं, या मैं कुछ हूं या नहीं हूं। वो ये समझे कि मैं कुछ नहीं हूं और मैं जिंदा हूं, किस वजह से? इस भिक्षा की वजह से। तो उसके अंदर एक ये बोलते नहीं कि मैं कुछ नहीं हूं, वो वाला भाव आ जाता है। तो कुछ नहीं वाला भाव पैदा करने के लिए ये किया जाता था। ये मधुकरी किस लिए की जाती थी? ताकि उसके अंदर हम्बल हो, इनडेप्टनेस हो, इनडेप्टनेस
टू सोसाइटी, मतलब उसके अंदर ये भाव हो कि मैंने सोसाइटी के लिए का खाया है, तो सोसाइटी का खाया तो सोसाइटी की सेवा भी करनी है मुझे। मैंने लोगों के घर से, लोगों ने मेरी मदद की है, तो वो जोड़ना चाहते थे सबको। वो लोगों के अंदर, अब जब आप किसी के घर में भिक्षा मांगने जाएंगे, ये तो था नहीं कि आप इस वाले मोहल्ले से केवल मांग के लाएंगे, इस वाले मोहल्ले से मांग के नहीं लाएंगे, ऐसा भी नहीं था। आप निर्धन के घर से भी लेके आएंगे, आप बड़े वाले घर, आप जो रिच है उसके घर से भी लेके आएंगे। तो इसका मतलब था, जो वो क्या करना चाह रहे थे, वो सोशल डिफरेंस है, सोशल डिफरेंस तो हमेशा सही रहता है, उसको कम करना चाह रहे थे कि पुअर और आप जो कल को जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कल के राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, अलग अलग प्रिंस, अलग अलग स्टेट के प्रिंस बनेंगे, जो भी है, ठीक है। तो उनके अंदर ये ना आए, ये भाव ना आ जाए कि अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इस तरह का भाव खत्म करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि आपके अंदर एक सेकंड के लिए भी एरोगेंस ना आ जाए, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये हम्बल इंडेप्टनेस टू सोसाइटी, मतलब ये कुछ करेक्टर डेवलप करना चाहते थे। तो इसका मतलब क्या है, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम केवल पढ़ाई लिखाई के बारे में बात नहीं करती थी, वो करेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बात करती थी। इंसान का करेक्टर का डेवलप करना, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उसके बारे में बात करती थी, ठीक है। आगे के पॉइंट में देखते हैं, ठीक है। अब अभी मैंने बोला था रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, गुरुकुल की। तो गुरुकुल की रोटी तो समझ में आ गई, हाँ ठीक है, खाना भर गया, पेट भर गया। ये कपड़ा और मकान, ये कहां से आएगा, फीस तो ले नहीं रहे, अब ये कहां से आएगा, ये कपड़ा मकान ये कहां से आएगा। इसके लिए डोनेशंस होते थे। डोनेशन का मतलब होता है दान। अभी बोला था ना, विद्यादान बेस्ट दान। दान कौन करता था, डोनेशन कौन करता था, कोई भी जो जिसके पास है, धनी है, वो करता था। लेकिन ज्यादातर लोग कौन करते थे, किंग्स, उस टाइम पे जो राजा थे, फिलेंथ्रोपिस्ट, इसको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं, बड़ा है नाम बस। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो समाज कल्याण के बारे में सोचता हो, समाज के कल्याण के बारे, यार हिंदी, समाज कल्याण के बारे में सोचता हो, मतलब सीधी सी बात है, यहां लिख दो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जो भी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के बारे में सोचता है और जिसके पास रिसोर्स है, वो फिलेंथ्रोपिस्ट है। और एक और प्रोसेस होती थी जिसको बोलते थे गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा क्या होती थी, जब गुरुकुल का एंड होता था, गुरुकुल की में पढ़ाई पूरी हो जाती थी, तो स्टूडेंट जो थे, प्रिंस हो, पुअर हो, उनके पास जितने भी रिसोर्स हैं, वो अपनी इच्छा से, गुरु नहीं मांगता था। गुरु ये नहीं कहता था हमें ये ला के दे दो, हमें वो ला के दे दो, नहीं, गुरु का राइट ही नहीं था, गुरु मांग ही नहीं सकता। जो गुरु मांगता था वो गुरु होता ही नहीं था। गुरु की पहली क्वालिटी थी, मांग ही नहीं सकता, फीस चार्ज नहीं कर सकता है। तो जो भी गुरु दक्षिणा होती थी, वो जो किंग्स दे रहे हैं, वो फिलेंथ्रोपिस्ट दे रहे हैं, वो उससे कपड़ा, मकान, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बनाया जाता था, ठीक है। बिल्डिंग, गुरुकुल की क्या कहते हैं, जो गुरुकुल का जो परिसर है, गुरुकुल जहां बनाए आप, जो भी जिस तरह से गुरुकुल की जगह जहां पर रह रहे हैं, झोपड़ी बनाई है, जैसे भी बनाई है, उसके लिए जो पैसा आता था वो यहां से आता था। लेकिन खाना खाने के लिए भी, अब यही तो बात है, जब इतना डोनेशन आ रहा है, जब हम कपड़ा मकान खरीद सकते, इतना डोनेशन आ रहा है, फिर खाना नहीं खरीद सकते। खाना खरीद सकते थे, रोटी खरीद सकते थे ना हम, लेकिन क्यों करा रहे थे, ताकि उसके अंदर क्या कहते हैं, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति सर्विस का भाव जागे, इसलिए कराते थे ये, ठीक है। तो करेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब पे काम होता था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में। आप सोच के देखिए, क्या इस आज की हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास,
अच्छा, ये जो गुरुकुल होते थे ये इस तरह से होते थे, जैसे ये अपना इंडिया है, मेरे को मैप तो बनाना आता नहीं, जैसे ये रीजन है, ठीक है, ये कोई मान लो स्टेट रही होगी, तो यहाँ पर गुरुकुल है, यहाँ पर गुरुकुल है, यहाँ पर गुरुकुल है, यहाँ गुरुकुल है, यहाँ गुरुकुल है, यहाँ भी गुरुकुल है। तो यहाँ गुरुकुल को कौन सपोर्ट मार्क करने वाला? उसका किंग इधर है, इधर किंग है, इधर कोई फिलेंथ्रोपिस्ट चल रहा है या किंग है, यहाँ पे भी है किंग है, इधर भी किंग, इधर भी। तो ये गुरुकुल, जैसे सीबीएसई स्कूल्स हैं आज के, तो सीबीएसई के सारे स्कूल लिंक्ड हैं और हेड ऑर्गेनाइजेशन कौन है? सीबीएसई। क्या कोई ऐसा हेड ऑर्गेनाइजेशन होता था जो सारे गुरुकुल्स को हेड करता था? सोच के बताओ, कोई ऐसा हेड गुरुकुल भी होता था? पूरे देश का गुरुकुल, जो पूरे देश के गुरुकुल को यूनाइट करके रखता हो, ऐसा था क्या? गुरुकुल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते थे या इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काम करते थे? गुरुकुल अलग अलग ऑपरेट करते थे या सारे गुरुकुल की चेन बनी हुई थी और एक गुरुकुल से जुड़े थे, बड़े गुरुकुल से? इसका आंसर बताइए। ये चेन नहीं जुड़ी थी, ये चेन नहीं जुड़ी थी, ये अलग अलग ऑपरेट करते थे, इनका इनसे कोई लिंकेज नहीं था। तो हम कह सकते हैं गुरुकुल इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ऑपरेट करते थे। गुरुकुल ऑपरेट्स ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, अब बात करते हैं, ये तो सब हो गया गुरुकुल के बारे में। अब ये पढ़ाते क्या थे? वो तो हाँ देख लिया कि टीचिंग में क्या क्या पढ़ाते थे। टीचिंग की मेथोडोलॉजी क्या थी इनकी? आज हम पढ़ रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं किसी दूसरे शहर में, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, और हम पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और हम पढ़ सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। उस टाइम पर किस तरह से पढ़ाई होती थी? उस टाइम पर बुक्स थी क्या? सोच के बताइए, बुक्स थी? एंशियंट टाइम पीरियड का मतलब है वेदों का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर बुक्स हुआ करती थी, पेन हुआ करते थे, पेपर हुआ करते थे, कुछ नहीं था। ये पेन पेपर बुक्स ये कुछ नहीं थे, इनके इन्वेंशन ही नहीं हुए थे, इनके इन्वेंशन हुए ही नहीं थे। प्रिंटिंग की फैसिलिटी नहीं थी, प्रिंटिंग की, आप प्रिंट करके मटेरियल को स्टोर नहीं कर सकते थे। आज पेपर पे आप स्टोर कर सकते हैं, लैपटॉप पे पीडीएफ पे स्टोर कर सकते हैं, पहले नहीं था। फिर क्या कहते हैं, ये वेद जब प्रिंटिंग नहीं थी तब से आज दिन तक वेद का ज्ञान जो है, वेदों के बारे में आज दिन तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कहां से? ये बताओ। प्रिंटिंग थी नहीं, किसी तरह से इसको स्टोर नहीं किया, और अभी भी वेद के बारे में हमें सब पता है कि ऋग्वेद का इतना सूत्र, इतना वो सब, इसमें जो भी उसके हाइम्स होते थे वेद के, हमें एक एक लाइन पता। आपको वेद के क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे। तो अभी भी वेद का डाटा हमारे पास है, और डाटा आया कहां से? ये इतने सालों बाद भी ये डाटा कैसे आया? सोच के बताओ, डाटा कैसे आया होगा? तो पढ़ाने का तरीका क्या था? इसका डाटा आया ओरल रिसाइटेशन। ओरल रिसाइटेशन का मतलब बोल बोल के उस बच्चों को पढ़ाया जाता था, याद कराया जाता था, और उनको पूरे के पूरे वेद पुराण कंठस्थ होते थे। मतलब कुछ पेन पेपर नहीं, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप इसकी प्योरेस्ट फॉर्म में ही इसको रखेंगे, याद करेंगे, और आप डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में इसको प्योरेस्ट फॉर्म में बिना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किए आप इसको ट्रांसफर करेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या मेंटल लेवल ऑफ, मतलब क्या दिमाग रहा होगा पहले के लोगों का, कि पूरे के पूरे वेद पुराण दिमाग में भर के घूम रहे हैं। मतलब कितना ज्यादा हम क्या कहते हैं, इतना डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो पहले के लोगों की इंटेलिजेंस और ये जो मेमोरी थी वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। तो हाँ, यहाँ पर हम मेथड, अगर हमसे पूछा जाए कि एंशिएंट टाइम पीरियड पे टीचिंग की मेथोडोलॉजी क्या थी, तो टीचिंग की मेथोडोलॉजी क्या थी? ओरल रिसाइटेशन। इसको हम बोल सकते हैं, ओरल रिसाइटेशन का मतलब
मेमोराइजेशन, वैसे तो मेमोराइजेशन को आज हम अवॉइड करते हैं, लेकिन उस टाइम पर समय की डिमांड ही ऐसी थी कि आप बिना मेमोराइजेशन करे आप कंटेंट को आगे संभाल ही नहीं सकते। तो उस टाइम की ये नीड थी। आज मेमोराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, आज हमारे पास स्टोर करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो मेमोराइजेशन करते थे, रोट मेमोराइजेशन। अब ये रोट क्या होता है? रोट का मतलब होता है रूटीन में, रूटीन में, रिपीटिशन में। रिपीटिशन का मतलब बार 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 उसको तैयार करना। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या थी? रोट मेमोराइजेशन। आज इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। आज हम रोट मेमोराइजेशन को हम बढ़ावा नहीं देते। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे के दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो, क्योंकि वो सब अवेलेबल है, उसकी जरूरत नहीं है। तो दिमाग को क्यों प्रेशर देना इतना? लेकिन पहले के लोगों की मतलब ये मेमोरी कितनी स्ट्रांग हुआ करती होगी। तो मेथड पूछा जाए अगर आपसे एंशिएंट टाइम पीरियड में, तो क्या था इंफॉर्मेशन को आगे प्रोवाइड करने का? वो था रोट मेमोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अच्छा, कंटेंट क्या प्रोवाइड करते थे? ये भी समझ में आ गया कि पढ़ाते कैसे थे। फिर कंटेंट क्या प्रोवाइड करते थे, क्या क्या पढ़ाते थे गुरुकुल में? गुरुकुल में क्या क्या सब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे हम, कंटेंट क्या क्या होता था? तो मैंने बताया अभी, वॉर्स के बारे में पढ़ाते थे, माइथोलॉजी के बारे में पढ़ाते थे, ठीक है, और वर्शिप के बारे में पढ़ाते थे, ठीक है, और आर्ट्स के बारे में पढ़ाते थे। आर्ट्स का मतलब वो आर्ट्स के सब्जेक्ट, पॉलिटी और ये सब, हिस्ट्री, ये सब भी पढ़ाई जाती थी। और मैथ्स पढ़ाया जाता था, रीजनिंग पढ़ाई जाती थी जिसको लॉजिक बोला जाता है, और भी बहुत सारी साइंस पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो कुल मिला के 14 तरह की साइंस के सब्जेक्ट, और 14 था ना, हाँ 14 साइंस के सब्जेक्ट और 64 जो थे आर्ट्स के सब्जेक्ट थे। ये नंबर मैटर नहीं करता, यहां से ये समझ में आ रहा है कि साइंस से ज्यादा आर्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ये देखो, नंबर मैटर नहीं करता कि नंबर कितने थे, ये नहीं पूछा जाता है। साइंस से ज्यादा किस पे फोकस दिया जा रहा है? आर्ट्स। आर्ट्स किसके बारे में होती है? आर्ट्स हमें क्या बताती है? आर्ट्स बताती है सोसाइटी के बारे में। तो साइंस भी पढ़ाई जाती थी, ऐसा नहीं था साइंस नहीं पढ़ाया जाता था, साइंस पढ़ाया था, लेकिन साइंस से ज्यादा आर्ट्स पढ़ाया जाता था, ठीक है। ये हुआ। और ये भी हमने देखा कि इसके साथ साथ अब ये वॉर्स के बारे में सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब स्किल भी सिखा रहे हैं, लड़ना भी सिखा रहे हैं, ठीक है, मैथ्स भी सिखा रहे हैं, लॉजिक भी सिखा रहे हैं, मेंटल एबिलिटी बढ़ा रहे हैं बच्चे के दिमाग की, माइथोलॉजी सिखा रहे हैं, इसका मतलब अपनी कल्चर को प्रिजर्व करना सिखा रहे हैं, हमारी कल्चर क्या है वो भी सिखा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं और वर्शिप के बारे में सिखा रहे हैं, इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ रहे हैं, बच्चे को नास्तिक नहीं बना रहे हैं, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में भी बता रहे हैं। आर्ट्स के बारे में बताने का मतलब उसको सोसाइटी के बारे में भी नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। ये सब चल रहा है। साइंस के बारे में उसको नेचर के बारे में समझा रहे हैं कि नेचर किस तरह से काम होता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता था। किसी एक एस्पेक्ट पे काम नहीं होता था, पूरे के पूरे एस्पेक्ट पे, सारे एस्पेक्ट पे काम होता था। ये कंटेंट प्रोवाइड किया जाता था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में। ये है हमारी ओरिजिनल एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने सीख लिया। तो फिर एक और पॉइंट आता है कि इवैल्यूएशन कैसे करते थे। इवैल्यूएशन का मतलब होता है, जैसे ये कैसे नापते थे, ये कैसे पता करते थे ये बच्चा ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ये कैसे पता करते थे। तो क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता था, हाफ ईयरली एग्जाम होता था, क्या ईयरली एनुअल एग्जाम होता था, या बाई एनुअल एग्जाम होता था, 2 साल में होता था, या
गुरुकुल कंप्लीट या 5 साल का मान लो 5 ईयर का एग्जाम होता था। मैं आपसे पूछूं FA होता था, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता था, या मैं बोलूं कि मतलब ये एग्जाम होते थे ना, ये जो अभी चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम, ये होते थे या नहीं होते थे? ये कुछ नहीं होता था। इस तरह का ड्रामा होता ही नहीं था कि एग्जाम की वजह से डर से एक रात पहले पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं सीख रहे हैं, कोरा कागज निकल के आ गए स्कूल से, कुछ आता जाता नहीं है, ये होता ही नहीं था। फिर क्या से इवेल्युएशन कैसे करते थे? CCE, ये टर्म सुना हो, ये वहां से, ये एंशिएंट एजुकेशन से ही उठाया है। गुरु कंटिन्यूअसली कंप्रिहेंसिवली का मतलब अभी समझ लेना, इवेल्युएशन कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस का मतलब डेली, ऐसा नहीं है 3 दिन बाद 5 दिन बाद, डेली क्या कहते हैं, उसकी एक्टिविटी को मीजर करना, वो क्या सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ना। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या, साइंस में भी देखना, आर्ट्स में भी देखना, उसकी करेक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी देखना, उसकी पर्सनालिटी किस लेवल पे पहुंच गई है वो भी देखना, उसके अंदर मैनर्स का विकास हुआ कि नहीं वो भी देखना, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आया है वो भी देखना, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है वो भी देखना, उसके अंदर क्या कहते हैं अहंकार तो नहीं आ रहा उसको खत्म करना। ये सब के सब कंप्रिहेंसिवली इवेल्युएट किया जाता था। तो हम कहते हैं, हम क्या कहेंगे, ये जो CCE है वो कहां से उठाया? एंशिएंट से, मेडिवल से, मॉडर्न से, कहां से उठाया? ये हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का गिफ्ट है CCE, जो CBSE ने लागू किया है। CBSE अभी CCE पैटर्न पे चलती है, कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन पे चलती है, ठीक है। तो कोई टर्म एंड एग्जाम नहीं होते थे, तो हम क्या बोल दें, तो नो, यहां पर हम बोल सकते हैं ये जो हाफ ईयरली कुछ नहीं होते थे, नो टर्मिनल एग्जाम्स। इसका मतलब क्या है? टर्मिनल का मतलब हाफ ईयरली भी नहीं है और एनुअल भी नहीं है। बताओ, कुछ नहीं होता था। कितना रिलैक्स होके पढ़ते होंगे, सीखते होंगे बच्चे। अभी तो केवल एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। अब फिर पढ़ाई वढ़ाई होने के बाद में कुछ डिग्री विग्री दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कोई डिग्री दी जाती थी क्या? ऐसा कुछ था कि हाँ तुम गुरुकुल से ग्रेजुएट हो गए हो, दिस नेम दिस person of the son of this has been graduated from the this and this gurukul in this year and you are eligible for archery, you are eligible for archery, you are eligible for kingship। ऐसा कुछ होता था? डिग्री दी जाती थी या नहीं दी जाती थी? डिग्री का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। डिग्री तो पेपर पे दी जाती थी, पेपर ही नहीं था, देंगे किस पे डिग्री? मतलब कहने का मतलब किसी भी तरह का डिग्री, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट कुछ नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रिलैक्स माइंड से सीखते होंगे बच्चे। ना कोई हाफ ईयरली एग्जाम है, कोई जज करने वाला नहीं आपको कि तुम्हारे परसेंट इतने आए हैं, तुम्हारे परसेंट तो 10, तुम्हारे परसेंट तो 40 ही रह गए, तुम्हारे परसेंट, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत खराब हो। ये जो पूरा है, ये जो शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का लड़का, ये कुछ नहीं चलता था। मार्क्स का कोई पॉइंट ही नहीं होता था, मार्क्स का सिस्टम ही नहीं था। मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं करते थे, मार्किंग होती ही नहीं थी। ये तो अंग्रेजों का सिस्टम है, मार्किंग। नंबर्स में आप किसी की पर्सनालिटी को कैसे मीजर कर सकते हो, किसी की फीलिंग्स को आप नंबर में कैसे मीजर कर सकते हो, किसी के मेंटल स्टेटस को आप नंबर में कैसे मीजर कर सकते हो? था ही नहीं है। कोई भी डिग्री विग्री नहीं होती थी। नेक्स्ट है, जो डिग्री नहीं होती थी तो फिर प्रूव कैसे होता था कि तुम भाई पढ़े लिखे हो, गुरुकुल में तुमने एजुकेशन की है? प्रूव कैसे होता था कि तुम पढ़ गए हो? जब गुरुकुल से हम बाहर आते थे, अपने अपने घर लौट के आते थे, तो कैसे पता चलता था कि हाँ पढ़ के आए हो अच्छे से? प्रूव कैसे होता था? तो प्रूव, ये एक बहुत बड़ी पब्लिक असेंबली होती थी। जहां राजा होते थे, किंग्स बैठे होते थे और गुरु भी होते थे,
और बहुत नॉलेजेबल लोग बैठे होते थे, नॉलेजेबल लोग, गुरु, पब्लिक, इनके बीच में आपको पहुंचाया जाता था। यहाँ पे गुरु भी होते थे, यहाँ पे आप खड़े होते थे इन सब के बीच में। फिर आपसे सवाल जवाब किए जाते थे, यहां से पूछा जाता था, गुरु पूछते थे, किंग्स पूछते थे, कुछ आपके सबसे पहले तो आपकी नॉलेज को चेक किया जाता था कि वेद को, आपको वेद का ज्ञान है कि नहीं, ठीक है, वो चेक कर लिया। फिर क्या कहते हैं, वो चेक करते थे आपकी आर्ट्स, वॉरियर, मतलब तीर चलाना आता है नहीं चलाना आता है, और इस तरह की जो स्किल्स हैं, तलवारबाजी, ये सब चेक की जाती थी। उसको दिखाना होता था एक दूसरे से, क्या कहते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करा के ये दिखाना, मतलब प्रूव करना होता था कि हाँ हमको आती है ये। उसके बाद क्या कहते हैं, पब्लिकली कुछ डायलॉग होता था। कहने का मतलब आपको ओपन ग्राउंड में सबके सामने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूफ करना पड़ता था। तो जब आप प्रूव कर देते थे, सारे सवालों के जवाब सही सही दे देते थे, ऐसा नहीं है 70-80% सही सही सवाल दे देते थे, तो फिर आपको गुरु अनाउंस करते थे, गुरु अनाउंस करते थे कि आप योग्य हैं। मुन्ना भैया की तरह नहीं कि मैं योग्य हूं, गुरु अनाउंस करते थे कि आप योग्य हैं। फिर गुरु का अनाउंसमेंट होता था ये सब काम होने के बाद कि आप योग्य हैं। और इस योग्य बोलने को, इसकी जो इसका एक नाम दिया जाता था, इसको बोलते थे कॉन्वोकेशनल स्पीच। जैसे कुछ मूवी नहीं देखी, अभी एक मूवी आई थी, जैसे मूवी का नाम, मूवी नहीं और बहुत सारी, क्या कहते हैं, आपने मूवी में देखा होगा, वो कुछ कैप वैप लगा के, ब्लैक कलर का कोट पहन के, वैसे करके टोपी ऊपर उछालते हैं, जब वो डिग्री मिल जाती है तो स्पीच देते हैं। तो उस तरह का एक स्पीच होता था जो दिया जाता था। कौन देता था? स्टूडेंट देता था। जैसे क्या कहते हैं, आज नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो जो क्या कहते हैं उसको, शपथ, या जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस शपथ ले रहे हैं, ऊपर इधर राष्ट्रपति हैं तो दिला रहे हैं शपथ, तो गुरु खड़े होते थे, इधर क्या कहते हैं शिष्य खड़े होते थे, तो गुरु जो बोलते थे, शिष्य क्या कहते हैं उसको, मतलब वो एक तरह की शपथ थी, एक तरह की प्रतिज्ञा थी। वो क्या बोला जाता था, कुछ बोला जाता था, यहाँ पर क्या बोला जाता था कि यू आर द कस्टोडियन and torch bearer of your race। रेस का मतलब, आप किस रेस का मतलब, जैसे प्रजाति नहीं होती, रेस का फॉर्मल मीनिंग होता है प्रजाति, तो मतलब आप अपनी प्रजाति के कस्टोडियन है, आप मतलब अपनी संस्कृति को आपको प्रोटेक्ट करना है, आप जिस संस्कृति के हैं, मतलब इससे ये जैसे ही वर्ड आप समझते हैं ना, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि यहाँ कुछ डिवीजन रहा होगा सोसाइटी में। उस टाइम पर भी सोसाइटी में डिवीजन था, अलग अलग रेस का मतलब, प्रजाति की बात किस में होती है? प्रजाति की बात तो जानवरों में होती है, इंसानों में प्रजाति की बात कहाँ से आ गई? तो इसका मतलब ये था कि पहले भी एंशिएंट टाइम पीरियड में सोसाइटी का डिवीजन था, सोसाइटी डिवाइडेड थी। तो फिर उसमें ये बोला जाता था आप जिस लेवल के हैं, आपको पहले तो ये प्रूव करना होता था कि हाँ मैं इस लेवल का हूं, मैं इस लेवल का हूं, मैं इस लेवल का हूं। फिर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता था, ऐसे सिलेक्शन होता था, देखो बताता हूं मैं ओरिजिनल। जैसे किस तरह से अनाउंस किया जाता था, ये क्या होता था, अनाउंसमेंट कैसे होता था? जैसे अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं तो आपको स्टेटस दिया जाता था, आप ब्राह्मण हैं, मतलब आपको अगर बहुत ज्यादा ज्ञान है, वेद पुराण आपके कंठस्थ हैं, तो आपको देखा जाता था, परखा जाता था, तो आपको स्टेटस मिलता था कि आप ब्राह्मण हैं। अगर आप आर्चरी में, तलवारबाजी में आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आपको स्टेटस मिलता था कि आप क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रिय हैं। अगर आप बिजनेस करने में, इस तरह की स्किल्स में, लोगों को जोड़ने में, इसमें अच्छे हैं, तो आपको क्या कहते हैं, एक स्टेटस मिलता था कि आप वैश्य हैं।
और अगर आप क्या कहते हैं लोगों की सेवा भाव में बिलीव करते थे, कहने का मतलब डिपेंडिंग अपॉन एबिलिटी, अगर तुम्हारी एबिलिटी, तुमने गुरुकुल में कुछ पढ़ाई वढ़ाई की नहीं है, ऐसे ही हो गया, तो आपको स्टेटस दिया जाता था कि आप शूद्र हैं, आप सेवा करिए, सर्विस दीजिए सोसाइटी की। सर्विस ऐसा नहीं है कि सर्विस सोसाइटी की सेवा करना गलत काम होता था, ऐसा नहीं होता था, लेकिन जो इसको स्टेटस नंबर 1 माना जाता था, इसको स्टेटस नंबर 2 माना जाता था, इसको स्टेटस नंबर 3 माना जाता था, इसको स्टेटस नंबर 4 माना जाता था। तो कहने का मतलब ये आपको अनाउंस किया जाता था कि आप ब्राह्मण हैं, तो आप ब्राह्मण की जो आपकी रेस है ब्राह्मण, आपकी रेस है क्षत्रिय, आपकी रेस है वैश्य, आपकी रेस है शूद्र। तो आप जिस रेस के हैं, आप जिस प्रजाति के हैं, आप उस प्रजाति की कल्चर, ब्राह्मण का कल्चर क्या है कि उसको एजुकेशन को, वेद पुराण को आगे बढ़ाना है। क्षत्रिय की एजुकेशन क्या है कि उसको क्या कहते हैं, आर्मी के लिए, लोगों की देश के लिए, अपनी देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ाना है लोगों को। तो आप क्षत्रिय हैं तो आप अपनी उस रेस का, उस धर्म को आगे बढ़ाइए। वैश्य हैं तो आप उस तरह के व्यापार को आगे बढ़ाइए, इकोनॉमी को स्ट्रांग कीजिए। शूद्र हैं तो आप सर्विस कीजिए, जो भी जिस तरह की सर्विस है वो। तो ये एबिलिटी के हिसाब से टाइटल मिलता था, एबिलिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं होता था कि क्या कहते हैं कि कृष्ण जी हैं या प्रिंस हैं, कोई प्रिंस हैं, कोई राजकुमार थे, अगर राजकुमार ने सही से पढ़ाई नहीं की है तो आपको शूद्र का टाइटल मिलेगा। ये था अपना एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। अगर राजकुमार ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की या बहुत अच्छे से उसको वेद पुराण है तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, और राजकुमार अगर इस कैटेगरी में आता है तो आपको क्षत्रिय बना दिया जाएगा, राजकुमार अगर इसमें है तो आप वैश्य हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी ये 4 वर्ण थे वो आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको मिलते थे। समझ में आ गया? ये होता था, इसको बोलते थे कॉन्वोकेशनल एड्रेस। और क्या लाइन होती थी, यू आर द कस्टोडियन एंड टॉर्च बियरर ऑफ योर रेस। तो कहने का मतलब सोसाइटी में डिवीजन था, हाँ बिल्कुल था। एबिलिटी के हिसाब से जिसकी एबिलिटी ज्यादा थी उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती थी, देनी भी चाहिए, उसने मेहनत ज्यादा की है। और तो 4 तरह से एबिलिटी थी, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। फिर भी सोसाइटी में भिक्षा के थ्रू क्या कहते हैं, जो गुरु थे वो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे इनमें, बच्चों में। इनमें थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच का फर्क रहता था, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, जो ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम थी, उसमें वर्णा सिस्टम बर्थ पे बेस्ड नहीं था। कहने का मतलब आप अगर ब्राह्मण हैं और आप ब्राह्मण के सन हैं तो आप जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण कैटेगरी में स्टेटस पाएंगे। आप अगर उसमें क्या कहते हैं आर्चरी में अच्छे निकले तो आप क्षत्रिय स्टेटस आपको मिलेगा। समझ में आ गया? तो जो वर्णा था, वर्ण सिस्टम था जो वेद के टाइम में, वो बाई बर्थ नहीं था। कहने का मतलब ये वाला सिस्टम नहीं था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये नहीं था ओरिजिनल। राजा का बेटा पंडित भी बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, राजा का बेटा क्षत्रिय तो बन ही सकता है, राजा का बेटा वैश्य भी बन सकता है, और राजा के बेटे ने चिल किया है गुरुकुल में तो शूद्र वाली कैटेगरी में आओ, सर्विस दो। ये हमारी ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम थी। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि गुरु की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। हम गुरु की क्वालिटीज के बारे में देखेंगे कि एंशिएंट टाइम में गुरुकुल में गुरु को किसको अपॉइंट किया जाता था, क्या क्वालिटीज देखी जाती थी, तब आपको किसी गुरुकुल का गुरु अपॉइंट किया जाता था, ये देखेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, आदर्श एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? और एक और बात बतानी है आपको, जब आप ये क्लास देखा कीजिए, तो मैं पीडीएफ जो है इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूं।
अब ये टेलीग्राम चैनल का नाम आप ये सर्च कीजिए टेलीग्राम के बॉक्स में एस्पायरेंट 0471 राज, तो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी। मतलब अगर आप लेक्चर 1 देख रहे हैं तो आपको लेक्चर 2 लेक्चर 3 की एडवांस में पीडीएफ मिलती है। क्यों? ताकि आप थोड़ा सा पढ़ लें, और जब आप, और आपसे रिक्वेस्ट है आप जब ये सेशन देखा करें, जब आप ये सेशन देखें तो आपके नोट्स आपके हाथ में होने चाहिए। या तो आप प्रिंट आउट करा लें, प्रिंट आउट की फैसिलिटी नहीं है तो आप उसको नोट्स को, जैसे जो पीडीएफ दी है टेलीग्राम में, उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिख लिया और जैसे मैं बता रहा हूं तो उन पॉइंट्स को देखते चले गए तो आपको नोट्स समझ में आ जाएंगे। अगर वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको नोट्स समझ में नहीं आएंगे फिर, क्योंकि इतना सारा हम एग्जाम के टाइम पे हमें 6 घंटे के अंदर पूरी की पूरी NIOS की समरी 1 दिन के अंदर रिवाइज करनी है, हमारा टास्क है ये। तो वो कैसे होगा? वो इन्हीं नोट्स के थ्रू होगा। 20 मतलब मेरा इसमें क्या रहता है कि 10 पेज का कंटेंट 1 पेज में कंसोलिडेट करना होता है। तो 2500 पेज का कंटेंट है, उसको 1 0 हटा दो, 250 से 300 पेज की पीडीएफ होगी, लेकिन वो समझ में तभी आएगी जब आपने ये लेक्चर्स देखे होंगे। और किसी को सेंड करोगे उसको समझ में आएगी ही नहीं, और अगर खुद रिवीजन नहीं किया तो खुद के भी समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए जब भी लेक्चर देखें तो साथ में पीडीएफ रखें। ठीक है, आप इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।